हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम सिक्के का टॉपिक लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है पुरातात्विक स्रोत, उसमें हमने अभिलेख तो देख लिए हैं। और अब हमारा जो अगला स्रोत है पुरातात्विक में सिक्के है। तो दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जो पहले राजा होते थे वे सिक्के वगैरह छपवाते थे, मतलब बनवाते थे, ठीक है, ढलवाते थे, और उन पर अपनी तिथि वगैरह और जो कार्य करते थे, चित्र वगैरह छपवाते थे। किसकी पूजा करते थे, जैसे कोई किसी का आराध्य हो गया, कोई किसी की उपासना करता है, तो वो उसकी क्या करता है, तस्वीर छपवा देता था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज हमारा ये जो टॉपिक है। इससे पहले हमने जो हमारा पिछला जो टॉपिक था अभिलेख, उसकी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है, हाँ, और हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हमने जो साहित्यिक स्रोत थे वे देख लिए थे कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, उनके बारे में हम पुरातात्विक स्रोत के बाद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास और देखते हैं सिक्के या मुद्रा। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक है सिक्के है। अब हम सिक्के में देख लेते हैं मुद्रा शास्त्र। ठीक है बच्चों, तो मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, निश्चित वजन, धातुगत शुद्धता से युक्त धातु का खंड जब विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकृत होता है, तब उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, देखो कोई भी धातु होगी, ठीक है, उसका निश्चित वजन होगा, ठीक है, और शुद्धता से युक्त होगी, मतलब शुद्धता होनी चाहिए इसमें, और धातु का खंड जब विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहें, मुद्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं इसमें आगे, प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, 2 पहलू होते हैं, मतलब जैसे हेड टेल बोलते हैं ना आज के समय में। चलिए देखते हैं, मुख्य अभिलेख वाले पहलू को क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं, चित्त कहा जाता है, ठीक है, चित्त जिसमें शासन का नाम, ठीक है, जिसमें शासन का या शासक का नाम, उपाधि और आकृति अंकित रहती है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो पहलू होता है, पहलू का भाग, दूसरे पहलू का भाग पृष्ठतल को पट कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पट कहते हैं, जिस पर सामान्यतः नाना प्रकार के, नाना मतलब अनेक प्रकार के देवी देवताओं की आकृति अंकित रहती है। ठीक है बच्चों, सिक्कों के माप पद्धति, आकार भार मतलब के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, मेट्रोलॉजी। अच्छा, सिक्के की कभी कभी ढेर के रूप में प्राप्ति होती है, जिसे मुद्रा निधि कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब सिक्के बहुत सारे मिल जाएगी, जगह ढेर की तरह मिल जाए, तो उसे क्या कहें, मुद्रा निधि। और जो सिक्कों का हम अध्ययन करें उसे क्या कहें, मेट्रोलॉजी। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्कों का इतिहास। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो अगला पॉइंट है सिक्कों का इतिहास। अब हम पढ़ेंगे भारत का प्रथम सिक्का क्या था। ठीक है, चलिए, लगभग 600 ईसा पूर्व, ठीक है, पूर्वी भारत की निचली गंगा घाटी में पंचमार्क या करसाणपक, ठीक है, करसापण, ठीक है, करसापण नामक सिक्का बनाया गया। ठीक है, यही क्या था, भारत का पहला सिक्का था। ठीक है, पंचमार्क कहते हैं इसे, पंचमार्क है सिक्का बनाते, मतलब चोट मार के ऐसे क्या करते, पंच मोर लगा के कहें कि भी, जैसे एक धातु का टुकड़ा लिया, सबसे पहले क्या बनाया था, चांदी का। ठीक है, तो उस पर ऐसे ही पंच किया, ठीक है, जोर से, और सिक्का बना दिया। ठीक है, उसका क्या नाम रखा, करसापण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें आहत मुद्राएं। ठीक है, अब आहत मुद्राएं देख लिया, आहत मुद्राएं क्या हों। ठीक है, आहत मुद्राएं भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम सिक्कों का पुरातात्विक प्रमाण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
जिस काल में भारत का द्वितीय नगरीकरण हुआ, ठीक है, 6वीं शताब्दी पूर्व से मिलता है, ठीक है। इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो आहत मुद्राएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम इसका प्रमाण कहाँ मिला है, 6वीं शताब्दी से पूर्व मिले, मतलब जब महाजनपद काल था, ठीक है। और ये दूसरा नगरीकरण था, पहला सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, और दूसरा कौन सा, महाजनपद काल, मतलब महाजनपद काल, ठीक है। 14 महाजनपद थे हैं, उस समय इनका क्या हुआ, प्रमाण मिले, ठीक है। और इन सिक्कों को क्या कहते हैं, आहत या पंचमार्क सिक्के, ठीक है। आहत सिक्के क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें चोट देकर क्या कर जाता, बनाया जाता। आहत मतलब दुखी कर गए, चोट दे गए, जिसे आहत का मतलब हो चोट देना, दुखी करना, ठीक है। अच्छा, अब देख लेंगे इनके नाम किस किस ने रखे, ठीक है, इनका नामकरण किसने किया। चलिए, सर्वप्रथम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निर्माण विधि के आधार पर इन्हें आहत नाम दिया, ठीक है। आहत नाम किसने दिया, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ पर, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क नाम दिया, ठीक है, पंचमार्क नाम दिया क्योंकि उस पर पंचमार्क चोट मार के बनाया गया था। आहत मुद्राओं की प्राप्ति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हुई, ठीक है। मतलब आहत सिक्कों की जो आहत सिक्के थे, ये मुद्रा थी, उनकी सबसे पहले प्राप्ति कहाँ से हुई, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, ठीक है, मतलब 1700 से 1800 के बीच में, ठीक है, इसी। वहीं डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार आहत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्राप्ति गोरखपुर पाटलिपुत्र से हुई है, ठीक है। मतलब ये दूसरा विद्वान है जिनका नाम राधा मुकुंद मुखर्जी है, ये क्या कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र से मिली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब, और सिक्कों की श्रृंखला देखेंगे अब, सिक्कों की श्रृंखला, ठीक है। चलिए मिनीचर ने, ठीक है, आहत सिक्कों को उनके वजन, संख्या तथा प्रचलन क्षेत्र के आधार पर 4 श्रृंखलाओं में बांटा है, ठीक है। कितनी श्रृंखला है, 4 श्रृंखला। चलिए पहले देखते हैं, तक्षशिला कंधार, ये उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में है, ठीक है। दूसरा है कौशल, ये मध्य गंगा मैदान में है। तीसरा अवंती पश्चिम भारत, ठीक है। और चौथा मगध पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। ये सिक्कों की श्रृंखला है, ठीक है, वजन, संख्या, प्रचलन के आधार पर, ठीक है, 4 श्रृंखलाओं में बांटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आहत सिक्कों के शीघ्र पश्चात तांबे के मिश्र धातु अनुत्कीर्ण सिक्कों सांचे में ढाले प्रथम सिक्के प्रचलन का प्रचलन शुरू हुआ, ठीक है। मतलब कि आहत सिक्कों के बाद कौन से, तांबे के मिश्र धातु के, ठीक है, तांबे के मिश्र धातु के जिन पर उत्कीर्ण सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ, ठीक है। मतलब उन पर लिखने का भी काम शुरू हुआ, ठीक है। सांचे में ढले प्रथम सिक्के थे, मतलब एक फिक्स क्या हो गया, सांचा हो गया, उससे पहले कुछ सांचा नहीं था, उससे पहले सिर्फ अंदाज़ा धातु काटी और ली और उस पर एकदम क्या मार दिया, पंच कर दिया, ठीक है, चोट मार दी ऐसे। अब क्या होगा, आहत सिक्कों के बाद, ठीक है, तांबे के मिश्र धातु से सिक्कों पे एक फिक्स सांचा लिया और उससे क्या हो गया, सिक्के बनाने शुरू हो गए, ठीक है, प्रचलन शुरू हो गया। अब देखते हैं सिक्कों का क्रमिक विकास, ठीक है, मतलब कैसे कैसे सिक्कों का विकास हुआ, प्रमुख रूप से देख लेंगे बस, ऐसे नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए सिक्कों का क्रमिक विकास, ठीक है। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूँ, जैसे अभिलेख हो, स्मारक हो और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा सिक्के भी डलवाए गए, ठीक है। और इनसे क्या हो, प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐतिहासिक जानकारी भी हमें मिलती है, ठीक है, जो उपलब्ध भी है, ठीक है। अच्छा हम यदि बात करें इसकी क्रमिक विकास की, तो 2 से 6 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 2 से 6 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही मिला है, ठीक है। कुछ प्राप्त मुद्राएं तिथियाँ भी खुद ही थी किन पे, ठीक है, जो कालक्रम निर्धारित करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। और जो पुराने सिक्के थे वे तांबा, चांदी, सोना, शिष्य धातु के बने थे, ठीक है। और अब हमने पढ़ भी लिया कि जो प्राचीनतम सिक्के थे उन्हें क्या कहते हैं, आहत सिक्के, ठीक है। या दूसरा क्या नाम था उनका, पंचमार्क सिक्के, जो 6वीं शताब्दी से पूर्व के थे, 5वीं 6वीं शताब्दी। और ये क्या करते हैं, ठप्पा मार कर बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें ठप्पा मार कर भारतीय भाषा में क्या कहते हैं,
हाथ मुद्रा, ठीक है। अच्छा, पंचमार्क के हाथ जो सिक्के थे पेड़, मछली, सांड, हाथी और आधा चांद आदि के चिन्ह बने होते थे इनमें, ठीक है। और इसके बाद जब आवध सिक्के हो गए, फिर जो सिक्के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने, ठीक है। तो अब यहाँ समझ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सिक्कों के प्रचलन से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं के आदान प्रदान का एकमात्र माध्यम थी, ठीक है। मतलब सिक्के से पहले कैसे होता व्यापार? वस्तु विनिमय, मतलब किसी पे चावल है तो उसने चावल दे दिए, दूसरे पे गेहूँ ले लिए, ठीक है। किसी पे दाल है, दूसरे पे कपड़े ले लिए, ठीक है, दाल दे के, ठीक है। तो इस तरीके वस्तु विनिमय होता। लेकिन वस्तु विनिमय में कोई समस्या ही होगी, ठीक है, समस्या आने लगी होगी, तो उन्होंने फिर सोचा होगा कि इसकी जगह और भी कोई रास्ता करा जा। तो तब उन्हें क्या करा, मुद्रा, ये जो हाथ मुद्रा है ये छापनी शुरू करी हो, क्योंकि इसकी भी समस्या होगी तभी तो करी होंगे, इन्हीं से तो चलता ही रहता काम। और समस्या क्या से क्या मानने की बात है, किसी ने चावल चाहिए और उस अगले पे चावल नहीं है, ठीक है, उसने तो दे दिए चावल, ले लिए। लेकिन उस दूसरे आदमी ने क्या चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, लेकिन उस पर कपड़े नहीं है। वो कह रहा भाई मैं चिन्नी दे दूँगा, लेकिन उसे ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ की चिन्नी उस पर है ही। तो समस्या मतलब ऐसे आ सके वस्तु विनिमय से, ठीक है। और क्या पता क्या किस तरीके से हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ये एक अनुमान है, ठीक है। चलिए, सिक्कों ने छपी हुई उलझनों को सुलझाया, ठीक है। जो छपी हुई उलझनें थी, छिपी हुई जो दिख नहीं रही थी, उन्हें क्या करा, सुलझाया। वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दे व्यापार के लिए सबसे बड़े उदाहरणों के रूप में साबित हुए, ठीक है। चलिए, चांदी के पंचचिन्हित सिक्के भारत के पहले ज्ञात डिजाइन वाले सिक्के थे, जो जनपदों के युग के दौरान प्रचलित थे, ठीक है। जनपदों के मतलब वही महाजनपद, ठीक है। सदियों से सिक्कों के निर्माण के लिए विभिन्न धातुओं का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक को अलग अलग आकार, चिन्ह, रूपांकन के साथ साथ अलग अलग तरीके से निर्मित किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्राचीन काल में भारत के सिक्कों पर देवता, शासकों आदि की आकृतियाँ अंकित होती थी, ठीक है। और इससे अलग सूर्य की भी बनी थी, सबसे ज़्यादा सूर्य की आई, ठीक है। और पेड़, मछली, सांड आदि इनकी होती है, ठीक है, जो आज सिक्के थे, ठीक है। इन पर राजा का वो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लगाओ। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर में भारत के मध्यकालीन सिक्कों पर शिलालेख थे, जबकि दक्षिण में उन पर किंवदंतियाँ अंकित थी, ठीक है, मतलब कहानियाँ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इन सिक्कों पर पैटर्न के माध्यम से किसी भी शासक, राजवंश की संस्कृतियाँ, सामाजिक स्थापत्य और आर्थिक ताकत को स्वीकार किया जाता था, ठीक है। मतलब उसके बारे में बताया जाता, उसमें कितनी शक्ति थी उसके बारे में स्वीकार किया जाता था। हाँ भाई आदमी ऐसा था, ये राजा ऐसा था, ये राजवंश इतना महान था, ठीक है, क्योंकि उसकी राजवंश की सांस्कृतिक, सामाजिक, स्थापत्य, आर्थिक ताकत को दिखाया जाता, स्वीकार किया जाता, मतलब लिखा जाता। जिससे हम आज आधुनिक सिक्कों के रूप में देखते हैं, वह धातुओं का मिश्र धातु है, जबकि प्राचीन काल में सिक्के बनाने के लिए कीमती धातुओं का उपयोग किया जाता था, ठीक है बच्चों। अब ये तो था हमारा सैद्धांतिक रूप। अब मैं कुछ मेन इफेक्ट बता दूं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने, ठीक है, मतलब मौर्य के जो बाद का काल है उसमें बने, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, मुख्य रूप से सीसा, चांदी, तांबा, सोने के बने, ठीक है। अच्छा, जो सातवाहनों ने सीसे और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, ठीक है, मतलब सातवाहन ने सीसे और गुप्त शासकों ने सोने के, ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लेखन का कार्य यवन शासकों ने किया, ठीक है, यवन शासकों ने। और एक वो है समुद्रगुप्त वीणा बजाते मुद्रा वाले सिक्का से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में समुद्रगुप्त का एक सिक्का है, ठीक है, उसमें क्या हो, उसमें वे वीणा बजाते मुद्रा पे दिखाई देवा है, ठीक है। अब उससे संगीत का ज़्यादा प्रेमी है इसका पता चलता है, ठीक है। और वीणे का भी पता लगता है, वीणा बजाते कि वीणा भी बजा बताओ, ठीक है। अच्छा, एक सिक्का और मैंने पढ़ रहा था, मैं जब देखा था क्लास 6 में था शायद, क्लास 6 में ही, उसमें स्कंदगुप्त, शायद स्कंदगुप्त है, जो घोड़ा है उस पर सिक्के पे, ठीक है, उस पर सिक्का, तो मतलब घुड़सवार बनना हो, ठीक है, ये मैंने शायद पाठ पढ़ाया भी है पहला। तो घुड़सवारी कर रहा हो
तो उससे पता लगता है कि घोड़े चलाना भी जानता है। उस समय घोड़े भी थे, गुप्त काल की बात है वो भी, और घुड़सवार अच्छा था वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पुरातात्विक स्रोत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है बच्चों। और ये हम इसकी अब दूसरा पार्ट देंगे, तो उसमें हम महत्वपूर्ण इसके इफेक्ट जो पर्सन हो सके में बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आज बस इतना ही, धन्यवाद।